Hello dear students, so this is going to be the last and final video on tautomerism और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द कंपैरिजन ऑफ इनॉल कंटेंट। कंपैरिजन ऑफ इनॉल कंटेंट ये कैसे किया जाता है इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इनॉल कंटेंट होता क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये डिस्कस किया है बच्चों की जो कीटो और इनॉल फॉर्म्स होते हैं, टॉटोमर्स जो दो रहते हैं, दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो पहले तो मैं आपके साथ कुछ एक एक्सपेरिमेंटल डेटा शेयर करता हूं। दिस एक्सपेरिमेंटल डेटा इज जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस, यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर इट। हाँ, बट इस एक्सपेरिमेंटल डेटा को ऑब्जर्व करके आपको एक रफ आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग बच्चों एक बहुत ही बेसिक से मॉलिक्यूल की बात करें जिसे हम लोग बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड का अगर मैं इनॉल बना दूं तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये सब हम लोग जानते हैं कैसे इनॉल बनाया जाता है। तो दिस इज द इनॉल ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो ये हो गया बच्चों क्या, कीटो फॉर्म, एंड दिस माय डियर फ्रेंड्स इज द इनॉल फॉर्म। अब इक्विलिब्रियम पर जब इनका रिलेटिव रेशियो या परसेंटेज स्टडी किया गया तो पाया गया कि ये जो कीटो फॉर्म है एसिटल्डिहाइड के केस में, ये ऑलमोस्ट 100% तक कीटो फॉर्म होता है, एंड द इनॉल इज प्रेजेंट इन ट्रेसेस, मतलब ना के बराबर इनॉल है ना। तो मेजर फॉर्म जो है वो कौन सा है, कीटो फॉर्म है। अच्छा, इसी तरह अगर सपोज करिए कि मैं एक एग्जांपल एक और मॉलिक्यूल की बात करूं, तो नेक्स्ट लेटस से हम एक और सिंपल सा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एसीटोन। तो एसीटोन इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये इसका कीटो फॉर्म है। और हम चाहें तो इसका इनॉल बना सकते हैं, लेफ्ट से या राइट से कहीं से भी बना दें। तो वो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और CH3। ठीक है, ये हो गया इसका कीटो एंड दिस इज द इनॉल। यहां पे जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि जो इनॉल का कंटेंट है, एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया तो पाया गया 1.5 इंटू 10 की पावर -4% इनॉल है इक्विलिब्रियम पर। और ऑब्वियसली इसका परसेंटेज फिर बहुत ज्यादा होगा, तो दिस इज ग्रेटर देन 99%, ऐसे बोल दिया जाता है किताबों में। तो दिस इज क्वाइट हाई, कीटो फॉर्म का परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा है ना। और इनॉल इज 1.5 इंटू 10 की पावर -4%। अच्छा, ये जो परसेंटेज ऑफ इनॉल है इक्विलिब्रियम पर, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं इनॉल कंटेंट। जो परसेंटेज ऑफ इनॉल है इसी को इनॉल कंटेंट बोला जाता है। एक लास्ट एग्जांपल और बताता हूं आपको। अगेन यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर द डेटा, बट याद रह जाए तो अच्छा ही है ना। तो एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया साइक्लोहेक्सानोन, और साइक्लोहेक्सानोन का हम लोग इनॉल बनाएं तो इसका इनॉल भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका इनॉल कुछ इस प्रकार से बन जाएगा OH, और यहां पर आ जाएगा पाई बॉन्ड। और इसमें अगर हम लोग स्टडी करें परसेंटेज, तो इसमें लगभग 98.8% कीटो वाला फॉर्म है और 1.2% इनॉल वाला फॉर्म है। ठीक है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो देखिए, सबसे पहले तो इस एक्सपेरिमेंटल डेटा को ऑब्जर्व करके हमें ये बात समझ में आ रही है कि जनरली यूजुअली क्या होता है कि कीटो फॉर्म डोमिनेट्स ओवर द इनॉल फॉर्म। मतलब इक्विलिब्रियम मिक्सचर में द मेजर फॉर्म इज द कीटो फॉर्म, यूजुअली ज्यादातर ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। क्या नोट डाउन करना है, यूजुअली ज्यादातर, जनरली क्या होता है, मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर नहीं लग रहा है तो यूजुअली द कीटो फॉर्म डोमिनेट्स ओवर द इनॉल फॉर्म। ठीक है, यूजुअली कीटो फॉर्म जो है वो इनॉल फॉर्म के ऊपर डोमिनेट करता है। मोस्ट ऑब्वियस सिचुएशंस में ऐसा ही होता है। अब सवाल आता है सर क्यों, वाई, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, वाई की जहां तक बात है, ये तो आपको मैं एक बार पहले एसिड बेस वाले तरीके से बता भी चुका हूं। ठीक है, कि जैसे ये रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो कार्बन अपना H+ लूज कर रहा है, तो ये एसिड है। और जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो ये ऑक्सीजन जो है वो अपना H+ लूज कर रहा है, तो ये एसिड है। तो ये वाला हाइड्रोजन से, मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड दिस माय डियर फ्रेंड्स इज द वीक एसिड। तो इक्विलिब्रियम हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड के डायरेक्शन में आता है। तो एक तो वो जनरल तरीका हो गया एसिड बेस वाला।
जिसको हमने पहले भी कवर किया है। बट यहाँ पर हमको उस तरीके की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको छोटा सा लॉजिक बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आपको ये बात समझ लेनी है तुरंत कि कीटो फॉर्म इज द मेजर फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो अब क्या है कि कीटो फॉर्म में हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है C डबल बॉन्ड O के बीच में, और इनॉल फॉर्म में हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है C डबल बॉन्ड C के बीच में। ठीक है, और ये हम जानते हैं, हमेशा केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हमने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स द मोर स्टेबल स्पीसीज। जो ज्यादा स्टेबल स्पीसीज होता है उसकी तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है। ठीक है, तो अब बच्चों यहां पर क्या होता है कि जो C डबल बॉन्ड O है उसकी BDE, C डबल बॉन्ड O हैज अ वेरी हाई BDE, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, काफी स्टेबल बॉन्ड होता है ये, हैज अ वेरी हाई BDE एज कंपेयर्ड टू C डबल बॉन्ड C। ठीक है, तो आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि कीटो फॉर्म के मेजर होने के पीछे का रीजन क्या है कि ये जो C डबल बॉन्ड C है इसकी तुलना में C डबल बॉन्ड O इज अ मच मोर स्टेबल बॉन्ड। इट हैज अ हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड देयरफॉर द इक्विलिब्रियम लाइज टुवर्ड्स द मोर स्टेबल फॉर्म। ठीक है, तो यूजुअली कीटो फॉर्म ज्यादा होगा, इनॉल कम हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद कभी कभी लेकिन क्या होता है कि कुछ यूनिक फैक्टर्स आ जाते हैं ना। यूजुअली तो ऐसा होता है कि कीटो फॉर्म डोमिनेट्स ओवर इनॉल फॉर्म, बट कभी क्या होता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर्स आ जाते हैं, तो ऐसे केसेस में इनॉल का कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है। अदरवाइज तो इनॉल बहुत नेग्लिजिबल कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, बट कभी कभी अंडर सर्टेन सिचुएशंस इनॉल का परसेंटेज बढ़ता है। तो वो 2-3 सिचुएशंस होती हैं जो हमारे कोर्स में है और उन्हीं के बारे में हमें जल्दी से पढ़ाई कर लेनी है कि कब इनॉल फॉर्म डोमिनेट करने लगेगा। बस 2 ही 3 सिचुएशंस हैं, तो एक एक करके आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहली सिचुएशन तो बहुत ऑब्वियस है, आप खुद ही गेस कर लोगे कि अगर इनॉल जो है वो एरोमेटिक होने लगे, तो भाई ये बात हम बचपन से चिल्लाते हुए आ रहे हैं कि एरोमेटिक स्पीसीज बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर कभी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर आ गया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मॉलिक्यूल दे दूं, ठीक है, और लेट्स से ये मॉलिक्यूल है, अब इसका जरा इनॉल बनाओ, तो इसका स्पेस ऑटोमर बनाओगे आप। ठीक है, तो इसका स्पेस ऑटोमर जब आप बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबरिंग वगैरह तो कर ही लोगे, पहले प्रैक्टिस हो चुकी है, 1 2 3 4 5 है ना। 5 से H+ को निकाल के 1 पे ले आओगे और फिर एक एक पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट करा दोगे, तो ये बच्चों क्या होगा, ये फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके केस में क्या होता है, इस केस में पर्टिकुलर केस में क्या है कि ये 100% इनॉल फॉर्म में है, और ऐसा मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, भाई एरोमेटिक बन गया ना, और 0% ये कीटो फॉर्म में है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो, कभी इस टाइप के क्वेश्चन कोई दे दे तो अगर इनॉल एरोमेटिक है, ठीक है, ये बात जीओसी से बहुत आराम से आप रिलेट कर सकते हो, एरोमेटिक इनॉल की परसेंटेज नॉन एरोमेटिक से ज्यादा होगी, एरोमेटिक इनॉल की परसेंटेज विल बी ग्रेटर देन नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक से ज्यादा होगी। ठीक है, एंटी एरोमेटिक इनॉल, ठीक है, जनरल बात है, बहुत कॉमन सेंस की बात है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। भाई एरोमेटिक बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, नॉन एरोमेटिक कुछ कम स्टेबल होगा, और एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी तो बहुत ही पुअर होती है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको 3 मॉलिक्यूल्स दिए जाएं, ठीक है, लेट्स से यू हैव बीन गिवन 3 मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल ये दिया हुआ है और क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग एक, और दूसरा मॉलिक्यूल हम लोगों को कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, और तीसरा मॉलिक्यूल हम लोगों को इस प्रकार से दिया हुआ है। ये 3 हमको कीटो फॉर्म्स दिए हुए हैं, हमको इन तीनों का परसेंटेज इनॉल कंटेंट कंपेयर करना है, रिलेटिवली परसेंटेज इनॉल कंटेंट कंपेयर करना है। ठीक है, तो इनॉल बना के देख लें, पहले वाले का तो इनॉल हमने बनाया ही था थोड़ी देर पहले, तो पहले वाले का इनॉल इस प्रकार से बन जाएगा स्पेस ऑटोमर के हिसाब से। दूसरे का इनॉल बनाएं तो हम इस पोजीशन से भी बना सकते हैं, इस पोजीशन से भी बना सकते हैं, लेकिन जो इस वाली पोजीशन से बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन रहेगा। तो मान लो मैंने यही वाला बना दिया, तो ये इनॉल बनाया, और इसका इनॉल अगर बच्चों बनाएंगे तो यहाँ पे हमको इस वाली पोजीशन से इनॉल बनाना होगा, तो पाई पाई और OH इस तरह से इनॉल बन जाएगा। ये आई होप अगर आपने शुरू के वीडियोस देख रखे हैं तो आप बहुत इजीली जज कर ले जाओगे इस बात को। ठीक है, तो अब क्या दिख रहा है इन तीनों में, भैया ये तो एरोमेटिक दिखाई दे रहा है, ये वाली स्पीसीज में रेजोनेंस है लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये कार्बन क्या हो गया, sp3 है ना, ये तो नॉन एरोमेटिक है। और ये क्या हो गया, ओ माय गॉड, दिस इज एंटी एरोमेटिक। ठीक है,
तो अब क्या है कि इसमें जो इनॉल है वो तो 100% रहता है और इसमें जो इनॉल है वो 0% रहता है। इनफैक्ट बहुत सारी किताबें तो ये भी बोलती हैं कि ये मॉलिक्यूल कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा। भाई कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए इनॉल कुछ तो होना चाहिए। अब 0% इनॉल है क्योंकि इनॉल एंटी एरोमेटिक हो गया, हाईली अनस्टेबल है, तो इसलिए इस फॉर्म में नहीं जाता है। तो अभी तो फिलहाल क्वेश्चन ये था कि इन तीनों का इनॉल कंटेंट कंपेयर करो, तो क्या हो जाएगा भाई, एरोमेटिक इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा, फिर नॉन एरोमेटिक होगा, फिर एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो एक सिचुएशन ये हो गई। दूसरी सिचुएशन बच्चों होती है रिलेटेड टू एक्टिव मिथाइलिन वाला केस। ठीक है, ये भी काफी पॉपुलर है, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, इसलिए आइए इसको भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। एक्टिव मिथाइलिन वाला केस क्या होता है, देखो CH3 एक मॉलिक्यूल, देखो पहले CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल आपको दिया गया। अच्छा, अब ये वाला जो CH2 ग्रुप है, ठीक है, ये वाला जो CH2 ग्रुप है, इस CH2 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन। मतलब CH2 ग्रुप हो और उसके दोनों तरफ, है ना, उसके आजू बाजू लेफ्ट और राइट में -M वाले ग्रुप्स लगे हुए हों। अब वो -M वाले ग्रुप जरूरी नहीं कि C डबल बॉन्ड O ही हो, वो -M वाले ग्रुप NO2 भी हो सकते हैं, वो -M वाले ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड भी N हो सकते, C ट्रिपल बॉन्ड N भी हो सकते हैं। तो एक्टिव मिथाइलिन तो एक जनरल नाम है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं जहां पर CH2 के दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग -M वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि एक्टिव मिथाइलिन के केस में भी इनॉल का कंटेंट काफी बढ़ जाता है। आइए समझते हैं कैसे। तो इसका अगर हम लोग पहले बच्चों इनॉल बनाकर देखें, ठीक है, तो इसका इनॉल बनाते हैं पहले। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, अच्छा, अब इसमें इनॉल कहां कहां से बना सकते हो, एक तो ये वाली पोजीशन है, एक तो ये वाली पोजीशन और एक ये वाली पोजीशन है। थ्योरेटिकली ये 3 पोजीशंस पॉसिबल हैं, बट हम इनॉल बनाने के लिए क्या करते हैं, H+ का माइग्रेशन कराते हैं 1 से 3 वाली पोजीशन पर, है ना। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, अब 3 ये भी हो सकता है और 3 ये भी हो सकता है। तो हम उस वाले H+ का माइग्रेशन कराएं जो सबसे ज्यादा एसिडिक हो। और सबसे ज्यादा एसिडिक कैसे डिसाइड करोगे भाई, एसिडिक नेचर हमेशा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से डिसाइड होता था। तो आप इस वाले H+ को निकालोगे, अगर लेट से लेफ्ट वाले H+ को निकालोगे तो यहाँ पे कार्बन आयन आएगा, और मिडिल वाले H+ को निकालोगे तो यहाँ कार्बन आयन आएगा। अब जब इस पोजीशन पर कार्बन आयन आएगा H+ निकालने के बाद, तो उस कार्बन आयन को इस वाले C डबल बॉन्ड O का भी सपोर्ट मिलेगा और इस वाले, दोनों तरफ से रेजोनेंस हो रहा होगा, दोनों तरफ से C डबल बॉन्ड O स्टेबलाइज करेगा। अगर मैं इस वाली पोजीशन पे कार्बन आयन बनाता तो उसको केवल ये वाले C डबल बॉन्ड O का, एक ही C डबल बॉन्ड O का सपोर्ट मिलता रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में। ठीक है, तो एक्टिव मिथाइलिन में जो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है वो बीच वाला, और इसीलिए इसको एक्टिव भी बोला गया। भाई एक्टिव H मतलब क्या होता है, एसिडिक H। तो इस बीच वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है लेफ्ट वाले और राइट वाले के कंपैरिजन में। ये दोनों भी हैं एसिडिक, ऐसा नहीं है, लेकिन बीच वाले को दोनों तरफ से रेजोनेंस का सपोर्ट है कॉन्जुगेट बेस या कार्बन आयन बनाने पर। ठीक है, तो इसलिए ये वाला हाइड्रोजन इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, राइट। तो हम लोग इनॉल जब बनाएंगे तो बीच से ही बनाएंगे, तो ये सब चीज मैं थोड़ी सी मिटा देता हूं। तो अब हम लोग इनॉल बना लेते हैं बच्चों इसका, ठीक है ना। तो इसका इनॉल जब हम लोग बनाएं तो ये बात हम लोग समझ गए कहां से बनाना है, बीच से इनॉल बनाना है, सेंटर वाले एक्टिव मिथाइलिन वाले पोजीशंस, राइट। तो आइए इनॉल बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया हमने। तो इसका इनॉल जब हम लोग बनाएंगे तो दैट विल बी CH3 C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये इसका हमने इनॉल बना लिया। अब यहां पर क्या होता है, पहले तो एक्सपेरिमेंटल डेटा हमेशा की तरह, एक्सपेरिमेंटल डेटा ये है कि इसका जो इनॉल कंटेंट है, परसेंटेज ऑफ इनॉल 76% है, इक्विलिब्रियम पर ये पाया गया। तो तुम देख रहे हो कि काफी हाई परसेंटेज हो गया ये एक्टिव मिथाइलिन के केस में। अब क्वेश्चन आता है सर क्यों हो गया है, तो इसके देखो 2 कारण है। एक कारण तो है यहाँ पर पाई, सिग्मा और पाई,
रेजोनेंस हो रहा है। इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं हो रहा था क्योंकि पाई सिग्मा सिग्मा पाई था, बीच में 2 सिग्मा आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। पहली बात, मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है जिसपे एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेल्टा प्लस है, बिकॉज इट इज अटैच टू ऑक्सीजन, और इसके बगल में एक ऑक्सीजन का एटम आ रहा है जिसके पास लोन पेयर्स हैं, तो इनके बीच में बच्चों संभव है एक फिनोमेना जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। और इसकी वजह से क्या होता है, ये एक स्टेबल 6 मेंबर्ड कीलेट बना लेता है। स्टेबल 6 मेंबर्ड कीलेट, जिसको रिंग बोलते हैं बेसिकली, है ना, उसी का नाम होता है कीलेशन। स्टेबल 6 मेंबर्ड कीलेट बनाता है, जिस वजह से काफी स्टेबल हो गया, और काफी स्टेबल हो गया इसलिए इनॉल का परसेंटेज तुम देख रहे हो काफी बढ़ गया। अभी 76% तुम्हें याद नहीं करना है, ठीक है, ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए। बट हाँ, यहाँ पर इनॉल का परसेंटेज एक्टिव मिथाइलिन के केस में बढ़ जाता है। ठीक, अब मान लो कभी क्वेश्चन आपस में ही कंपैरिजन का आ जाए, जैसे तुम्हें अलग अलग एक्टिव मिथाइलिन वाले दे दिए जाएं और बोला जाए कि इनमें रिलेटिव परसेंटेज का कंपैरिजन करो। देखो, एक्टिव मिथाइलिन में इनॉल का कंटेंट नेचुरली ज्यादा है, बट तीनों ही एक्टिव मिथाइलिन के अगर क्वेश्चन मतलब मॉलिक्यूल्स हो, मतलब आपस में ही कंपैरिजन कभी हो जाए। ठीक है, ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल दिया जाए HC+CH2 C+CH3, एक मॉलिक्यूल ये दिया जाए, ये भी एक्टिव मिथाइलिन वाला केस है। ठीक है, इसमें पहले हम लोग यहाँ पर CH3 नहीं, यहाँ पर H लगाते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये दिया गया बच्चों, दूसरा मॉलिक्यूल दिया गया CH3 C+O CH2 C+OH, मतलब एक H हटाकर मैं एक CH3 ले आया, और तीसरा मॉलिक्यूल दिया गया CH3 C+O CH2 C+O CH3। ये 3 मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए। अब देखो, ये तीनों ही एक्टिव मिथाइलिन वाले हैं, ये बात तो तुम समझ ही गए होगे भाई। दिस इज ऑल्सो एक्टिव मिथाइलिन, दिस इज ऑल्सो एक्टिव मिथाइलिन, दिस इज ऑल्सो एक्टिव मिथाइलिन। तो जो रेजोनेंस हो रहा है वो हर जगह पे होगा, जो इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो रही है वो भी हर जगह पे होगी। ठीक है, तो इन तीनों में ही इनॉल का कंटेंट ज्यादा रहेगा, लेकिन रिलेटिवली इन तीनों में इनॉल का कंटेंट कहां पे ज्यादा रहेगा, ये कैसे कंपेयर करोगे? तो देखो, एक्टिव मिथाइलिन वाले केसेस में बहुत ध्यान सुनो, एक्टिव मिथाइलिन वाले केसेस में जब भी रिलेटिव परसेंटेज ऑफ इनॉल कंपेयर करने की बात हो, तो हमेशा तुम इस बीच वाले हाइड्रोजन के एसिडिक स्ट्रेंथ से डिसाइड कर लेना। मतलब जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक, और हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक ये कैसे डिसाइड होगा? हाइड्रोजन को H+ की तरह निकाल दो तो बनेगा कॉन्जुगेट बेस, वो होगा एक कार्बनायन, तो वो कार्बनायन ज्यादा स्टेबल। तो जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक और कार्बनायन ज्यादा स्टेबल, वहां पर रिलेटिव परसेंटेज ऑफ इनॉल ज्यादा हो जाएगा। ये लॉजिक तुम लगाना एक्टिव मिथाइलिन वाले क्वेश्चंस को करने के लिए। बाकी जगह पर तुम हमेशा इनॉल की परसेंटेज स्टेबिलिटी ऑफ द इनॉल के हिसाब से करना। जैसे अभी मैंने पहले एक क्वेश्चन लिया था, ठीक है, तो इसमें मैंने किस हिसाब से इनॉल का परसेंटेज कंपेयर किया? मैंने बोला ये इनॉल एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक है। तो इनॉल की रिलेटिव स्टेबिलिटी के हिसाब से तुम डिसाइड कर लेना। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक्टिव मिथाइलिन वाले केस में इस हाइड्रोजन का जितना ज्यादा एसिडिक नेचर हो, या यहां पर बनने वाला कार्बनायन जितना ज्यादा स्टेबल हो, उसके बेसिस पर तुम इनॉल कंटेंट को कंपेयर कर लेना। सिर्फ एक्टिव मिथाइलिन के केस में ये लॉजिक चलाना। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं इस बात को ताकि तुम्हें याद रहे। टू कंपेयर, मतलब जब सभी मॉलिक्यूल एक्टिव मिथाइलिन वाले हो तब की बात कर रहा हूं। टू कंपेयर इनॉल कंटेंट बिटवीन डिफरेंट एक्टिव मिथाइलिन वाले मॉलिक्यूल्स, कंपेयर द acidic strength of active मिथाइलिन वाला हाइड्रोजन। समझ गया ना बात को? बस इतने से तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो आओ फट से क्वेश्चन निपटाते हैं अब। तो देखो यहां पर क्या है, CH2 लगा हुआ है, तो यहां पे जब कार्बनायन बनाओगे तो इधर क्या है, H और H है। ठीक है, यहां पे कार्बनायन बनाओगे, एक तरफ CH3 आ गया, CH3 क्या करेगा, +I इफेक्ट लगाएगा।
और यहाँ पे क्या हुआ, दोनों तरफ CH3 आ गया, तो दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट लगेगा, और प्लस आई इफेक्ट इस हाइड्रोजन के एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। ठीक है, तो इन तीनों में इनॉल कंटेंट का रिलेटिव ऑर्डर हो जाएगा नंबर 1 इसमें, फिर नंबर 2 इसमें, फिर नंबर 3 इसमें। अगर एक्चुअल में आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा बताऊं, इसमें 76% होता है, इसमें 80% इनॉल बनता है, और इसमें 84% इनॉल बनता है। दिस इज द एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो आओ जल्दी से फटाफट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, देखो नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन भाई हमारे सामने है, हमको दिया हुआ है कि क्वेश्चन इज, एक मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है ये, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है दिस वन, ठीक है, और तीसरा मॉलिक्यूल हमें बच्चों दिया हुआ है दिस वन। ये 3 मॉलिक्यूल दिए हुए, इनमें हमें कंपेयर करना है द रिलेटिव इनॉल कंटेंट। ठीक है, सब एक्टिव मिथाइलिन वाले केस हैं और सब जगह मुझे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे CH2 नहीं है, लेकिन एक H तो है ना, तो इसको भी एक्टिव मिथाइलिन की तरह सोच सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने कार्बोनाइन बनाया, यहाँ पे जब मैं कार्बोनाइन बनाऊंगा तो इन दोनों के साथ तो रेजोनेंस होगा ही, और इस बेंजीन रिंग के साथ भी रेजोनेंस होगा। और यहाँ पे कार्बोनाइन बनाऊंगा तो इन दोनों के साथ रेजोनेंस होगा, लेकिन ये जो मिथाइल लगा हुआ है ये प्लस आई इफेक्ट लगा देगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ वाला होगा, क्योंकि तीनों जगह से रेजोनेंस हो रहा है, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, बेंजीन रिंग, हर तरफ से रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो नंबर 1 प्यारे बच्चों ये हो गया। ठीक है, यहां पर 2 जगह से रेजोनेंस हो रहा है, कोई प्लस आई नहीं है, तो नंबर 2 ये हो गया, और नंबर 3 हो गया इसका इनॉल कंटेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 2 क्वेश्चंस आपके सामने और हैं। ये सभी एक्टिव मिथाइलिन वाले कंपाउंड्स हमको दिए हुए हैं, और इनमें हमको क्या दिखाई दे रहा है भाई, एक जगह पे देखिए हमें दिखाई दे रहा है NO2, ठीक है, दूसरे में हमको क्या दिखाई दे रहा है CH3। NO2 है तो वो -M इफेक्ट लगाएगा, यहाँ पे कार्बोनाइन बनाएंगे तो। CH3 है, यहाँ पे कार्बोनाइन बनाएंगे तो प्लस आई लगाएगा, और यहाँ पर CH2 CH3 तो और भी ज्यादा प्लस आई लगाएगा। ठीक है, तो इन तीनों का अगर हम लोग इनॉल कंटेंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कार्बोनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक। तो इनॉल कंटेंट का ऑर्डर ये हो जाएगा, हो गया बात खत्म। ठीक है, और यहाँ पे प्लस आई है तो कुछ कम होगा, और यहाँ प्लस आई और भी ज्यादा हो गया, तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी आएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक बड़ा स्टैंडर्ड और बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिफरेंस क्या है तीनों मॉलिक्यूल्स में भाई, यहाँ पर OCH3 वाले ग्रुप्स लगे हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, दोनों तरफ लगे हैं OCH3, यहाँ पे एक तरफ OCH3 है, एक तरफ तो नॉर्मल CH3 है, और दूसरे में मतलब लास्ट तीसरे में दोनों तरफ CH3 है। तो अब यहां पर हमने कार्बोनाइन बनाया सपोज करो, तो यहाँ पे जब हम लोग कार्बोनाइन बनाएंगे तो वो कार्बोनाइन इस C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस कर सकता है। ठीक है, इस तरह से रेजोनेंस हो जाएगा, लेकिन ये जो बगल में OCH3 है ये भी तो प्लस M इफेक्ट लगा सकता है, और ये OCH3 भी इस C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस कर सकता है, और जब C डबल बॉन्ड O इस OCH3 के साथ रेजोनेंस में उलझ गया तब ये इस कार्बोनाइन को स्टेबलाइज करने का काम नहीं कर रहा होगा, और उसी तरह इधर वाला OCH3 इस C डबल बॉन्ड O के साथ इंटरफियर करेगा तो वो इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। तो जो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 2 OCH3 वाले एस्टर वाले जैसे मतलब ग्रुप्स लग रहे हैं, इस पूरे को देखें तो इन दोनों के मतलब दोनों OR के प्लस M की वजह से इस कार्बन का एसिडिक स्ट्रेंथ, इस हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अच्छा, यहां पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस M एक ही तरफ से लग रहा है, इस साइड से कोई लफड़ा नहीं है, और इसमें दोनों तरफ CH3 तो कहीं भी प्लस M नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग जो हाइड्रोजन है एक्टिव मिथाइलिन वाला उसके एसिडिक नेचर के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये वाला होगा, फिर उसके बाद ये वाला होगा, और फिर ये वाला होगा। तो नंबर 1 इनॉल कंटेंट इसका रहेगा, नंबर 2 इसका रहेगा, और नंबर 3 इसका रहेगा। अगर आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा बताया जाए तो 76% तो इसका पहले बता चुके हैं आपको। इसके केस में इनॉल कंटेंट 8% तक हो जाता है, बहुत कम हो गया, देख रहे हैं। और यहां पर इनॉल कंटेंट जो है वो 10 रेज टू द पावर -3% के आसपास इनॉल कंटेंट होता है। ठीक है, तो ये है इनॉल कंटेंट का ऑर्डर। एक लास्ट सिचुएशन और बचती है जहां पर इनॉल कंटेंट बढ़ जाता है, और वो होता है इन केस ऑफ साइक्लिक 1,2
डाइकार्बोनिल, साइक्लिक 1,2 डाइकार्बोनिल। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं आपको एक मॉलिक्यूल यहां बना के दे रहा हूं जिसमें 1,2 पोजीशंस पर डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है। ठीक है, 1,2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड ओ है। और दूसरा एक और मॉलिक्यूल आपको मैं बना रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो ये दोनों ही डाइकार्बोनिल्स हैं, बट ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये एक असाइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इन दोनों में अगर इनॉल कंटेंट हम लोग कंपेयर करें प्यारे बच्चों, तो ये वाला मॉलिक्यूल 100% इनॉल के फॉर्म में रहता है और इसमें 0% इनॉल रहता है। अब सवाल आता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो आओ समझते हैं हम लोग इस बात को। पहले तो ये बात समझो, आगे चल के हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी ये चीज यूज करेंगे कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर, उसके अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब तुम ऐसे सपोज करो एक चूड़ी, ठीक है, तो एक चूड़ी को तुम अगर घुमाने की कोशिश करोगे तो चूड़ी टूट जाएगी। ठीक है, और चूड़ी तोड़ने के लिए मतलब यहाँ चूड़ी टूट जाएगी मतलब बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती है रूम टेम्परेचर पे, मतलब खुद से नहीं आती है, आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है हमेशा। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, मतलब फ्री मूवमेंट अलाउड नहीं है। ठीक है, देयर इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। तो अब इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से क्या है कि ये दोनों जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं ये एक दूसरे के बहुत पास पास हैं। ठीक है, आजू बाजू पोजीशन पे दोनों के पास लोन पेयर है और ये एक दूसरे को ऐसी परिस्थिति में काफी रिपेल करते हैं, बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं, रिपल्शंस हैं इनके बीच में, और इन रिपल्शंस की वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, लोन पेयर का रिपल्शन हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करें कि जरा इसका इनॉल बना के हम लोग देखें। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका इनॉल बना दिया। ठीक है, रिंग को थोड़ा सा इस तरह बना दिया हमने और यहाँ डबल बॉन्ड O लगाई हुआ है। ठीक है, और इसका इनॉल बनाया तो यहाँ पर आ गया O और H और यहाँ आ गया पाई बॉन्ड, इस वाली लोकेशन से मैंने इनॉल बना दिया। अच्छा, अब क्या हुआ देखो, अब यहाँ पे H आते ही इस ये वाला जो H है ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो इस पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेल्टा प्लस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे H आते ही यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, और जो रिपल्शंस थे वो अभी अट्रैक्शंस में चेंज हो चुके हैं। ठीक है, जो रिपल्शन था वो अभी अट्रैक्शन में चेंज हो गया और ये एक काफी फेवरेबल चीज है और इसलिए ये मॉलिक्यूल कीटो वाले फॉर्म से 100% इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत स्टेबल हो जाता है इनॉल बना के। ठीक है, लेकिन जो असाइक्लिक वाला स्ट्रक्चर है उसके साथ ऐसी लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि वहां पे एक नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन हो सकता है, भाई वहां पे कोई लफड़ा नहीं है। तो इसको अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ इनॉल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो घूम सकता है आसानी से। तो अगर आसानी से घूम सकता है तो बहुत इजीली क्या काम करता है कि CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और CH3 इस फॉर्म में चला आता है, रोटेट कर जाता है, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट आसानी से घूम सकता है। तो ये एक एंटी कन्फर्मेशन में आ जाते हैं, एंटी मतलब ऑपोजिट। ठीक है, तो अब इनके बीच में रिपल्शन वैसे ही कम हो गए, और रिपल्शन अगर वैसे ही कम हो गए तो इसलिए इसको स्टेबलाइज होने के लिए इनॉल बनाने की जरूरत नहीं है। तो जो यूजुअली होता है कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, तो वैसा ही होता है यहाँ पे। ठीक है, तो बस ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। क्या क्या एक्सेप्शनल केसेस हैं, एरोमेटिक वाला, दूसरा है एक्टिव मिथाइलिन वाला, अलग अलग एक्टिव मिथाइलिन में कंपैरिजन कैसे करना है ये मैंने आपको सिखा दिया, और तीसरा है 1,2 साइक्लिक डाइकार्बोनेट। बस ये 2-3 केसेस आप ध्यान रखिए और इनसे आप आराम से, मतलब इन 2-3 केसेस में क्या है, इनॉल का परसेंटेज ज्यादा है, तो बस इतना ध्यान रखिए, नहीं तो बाकी यूजुअली कीटो फॉर्म ज्यादा है। और एक्टिव मिथाइलिन को छोड़ के बाकी कहीं भी हम लोग इनॉल का परसेंटेज कंपेयर करेंगे तो वो हमेशा हम लोग बेस्ड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द इनॉल करेंगे। ठीक है, जहां पर इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा वहां पे रिलेटिव परसेंटेज ऑफ इनॉल ज्यादा। एक्टिव मिथाइलिन के केस में हम लोग एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पर सोच लेते हैं, क्योंकि वहां पर वो एक बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है। इससे ज्यादा की जरूरत हम लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ती नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट और सम अप करते करते बता दूं, इन जनरल देखिए क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन में इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एल्डिहाइड था और ये कीटोन है, सॉरी ये एल्डिहाइड था और ये कीटोन है,
तो इन दोनों के इनॉल्स में अब आप देखो कि किसका इनॉल ज्यादा स्टेबल है। तो देखो यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड C दिखाई दे रहा है, थोड़ा डिफरेंट कलर का मार्कर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड C दिखाई दे रहा है, इस C डबल बॉन्ड C के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, और इस वाले C डबल बॉन्ड C के पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। एल्कीन की स्टेबिलिटी याद आ रहा है, जीओसी में पढ़ा था हमने। तो यहां पर है 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, और इसके पास है 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी? रिलेटिवली ये ज्यादा होगी, और इसीलिए इसमें इनॉल का परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू पहले वाले में, है ना। तो इन जनरल अगर मैं एक बात करूं तो कीटोन में क्या होगा कि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स रहेंगे, ठीक है। जैसे अगर नीचे जाकर इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार फिर से लिख दें, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो देखो कीटोन के केस में क्या होगा कि कीटोन का जनरल फॉर्मूला होगा RC डबल बॉन्ड OR, और यहां पर हमेशा कोई एल्काइल ग्रुप रहेगा, और एल्डिहाइड में RC डबल बॉन्ड O, यहां पर H रहेगा, दिस इज कीटोन, ठीक है, दिस इज एल्डिहाइड। तो अब क्या होगा कि एल्डिहाइड में जो तुम इनॉल बनाओगे वो इधर से बनाओगे, ठीक है, यहां पे इनॉल बनाओगे, भाई इधर कुछ CH3 लगा होगा मान लो, सपोज करो। तो ये वाली जो पोजीशन है ये अल्फा H का रोल नहीं प्ले कर पाएंगे भाई। अल्फा H यहाँ पे पहले कार्बन आना चाहिए था ना, C डबल बॉन्ड C आने के बाद। लेकिन कीटोन अगर रहेगा तो कीटोन के केस में जैसे मान लो इधर से इनॉल बनाए, तो यहाँ पर ये वाला कार्बन अल्फा, यहाँ C डबल बॉन्ड C आ गया, तो अब ये अल्फा कार्बन का काम करेगा और इससे अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे। तो इन जनरल कीटोन में इनॉल का परसेंटेज एल्डिहाइड से ज्यादा होता है, ये एक जनरल बात है, मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स द टॉपिक ऑफ टॉटोमेरिज्म, और इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट स्टीरियो आइसोमर्स, और स्टीरियो आइसोमर्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले विद ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।